बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 इसका ये पार्ट 3 वीडियो है। मैंने फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर चुका हूँ, जो कि पूरे के पूरे बिहार भूमि सुधार अधिनियम का सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसके थ्रू आम नागरिक भी जान जाएंगे और जो LLB के स्टूडेंट हैं और जो कानून से जुड़े हुए हैं, सबके लिए फ़ायदे हैं। ज़मींदारों को कितना मुआवजा मिलेगा, यही सबसे बड़ी सवाल है जो आपके मन में। यदि आप आम नागरिक हैं, आपके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, तो आप सोचते रहते हैं कि जो ज़मींदार थे उनको कितना मुआवजा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की इस विशेष सीरीज के पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि कैसे बिहार में ज़मींदारी प्रथा का अंत हुआ और ज़मीनें सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी और व्यवहारिक सवाल उठता है। जब सरकार ने ज़मींदारों को इतनी बड़ी संपत्ति जो है, जो स्टेट है, जो लैंड की जो एक बहुत बड़ी हिस्सा था, अपने हाथ में ले ली, तो क्या उन्हें इसके बदले कुछ मिला? क्या सरकार ने उन्हें मुआवजा यानी कंपनसेशन दिया? और उससे भी बड़ा सवाल है, अगर किसी ज़मींदार ने अपनी ज़मींदारी पर पहले से कोई भारी कर्ज ले रखा था, तो ज़मींदारी जाने के बाद उसने लेनदारों का क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम इसी मुआवजे के गणित और अधिनियम के धारा 14 से 26 की बेहद आसान भाषा में समझेंगे, जो आपके जुडिशरी एग्ज़ाम और लीगल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज आप समझ भी जाएंगे कि आखिर क्या हुआ था जब ज़मींदारी प्रथा हटी और ज़मींदारों के साथ क्या हुआ, किस तरह का कंपनसेशन मिला, किस तरह का मुआवजा मिला। पूरे वीडियो बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं लेनदारों के दावों और दावा अधिकार, किस तरह से वो क्लेम किया और किस तरह से उसका अधिकार बना, ये इसके बारे में सबसे पहले करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्जदारों या लेनदारों की। आज़ादी के समय कई ज़मींदार ऐसे थे जिन्होंने अपनी संपदा को बंधक यानी मॉर्गेज किसी के पास रख करके, जैसे कि बैंक के पास रखा और उससे पैसे ले लिए, यानी अपनी ही लैंड प्रॉपर्टी को क्या किया, मॉर्गेज बना दिया, मॉर्गेज पर रख दिया। या तो निजी लोगों के पास मोटी रकम कर्ज लेने के लिए उन्होंने अपनी बंधक पे अपने लैंड प्रॉपर्टीज़ को रख दिया। अब बात आती है कि जब ज़मींदारी ही ख़त्म हो गई, तो लेनदार अपनी वसूली कहाँ से करते? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आपके पास यदि कोई ज़मीन है तो आप अपना केवाला रखते हैं और भी एग्रीमेंट तैयार करते हैं, तो बैंक आपको लोन देती है, लेकिन वो ज़मीन आपका रहता ही नहीं है, तो बैंक कहाँ से वसूली करेगा? और बैंक के जगह पे तो जो छोटे महाजन होते हैं वो लोग कहाँ से इसके वसूली करेंगे? इसके लिए अधिनियम के अध्याय 3 में एक विशेष व्यवस्था की गई। सरकार ने एक दावा अधिकारी यानी क्लेम्स ऑफिसर को नियुक्त किया, जो आमतौर पर सब जज रैंक का एक न्यायिक अधिकारी होता है। कानून ने यह साफ कर दिया कि ज़मींदारी खत्म होने के बाद कोई भी लेनदार सीधे ज़मींदार की निजी संपत्ति पर हाथ नहीं डाल सकता। उन्हें अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के भीतर इस दावा अधिकारी के सामने अपना क्लेम फाइल करना होता है। दावा अधिकारी यह जांच करता था कि कर्ज असली है या फर्जी है, और फिर यह तय करता था कि ज़मींदार को मिलने वाले मुआवजे में से कितना हिस्सा उस लेनदार को दिया जाएगा। तो अब बात आ गई कि जो लेनदार थे यानी मालिक थे, क्रेडिटर थे, देने वाले, पैसा देने वाले। लेनदार मतलब पैसा देने वाले, देनदार मतलब डेटर, जो पैसा कर्ज लेता है और बाद में उसको चुकता करता है। तो अब ये बात आ गई कि आखिर लेनदार जो पैसा दे दिया है, तो उस मालिक को कितना पैसा दिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कि मुआवजे की गणना की बात और शुद्ध आय का फॉर्मूला, यानी वो ज़मीन से क्या शुद्ध आय होगा और कितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए। मुआवजे की गणना यानी असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन कैसे होती थी, यह प्रक्रिया अध्याय 4 और 5 यानी धारा 19 से 26 में दी गई है। मुआवजा तय करने के लिए सबसे पहले ज़मींदार की शुद्ध आय यानी नेट इनकम निकाली जाती थी। इसका एक सीधा सा कानूनी फार्मूला था। कुल सालाना आय यानी जो ग्रॉस एसेट था वो कितना था और उससे इनकम कितना आती थी। ग्रॉस एसेट के जगह पर आप ये समझिए, ग्रॉस इनकम समझिए, राइट। यानी वो एसेट बनेगा लेकिन पहले इनकम होगा, तो ग्रॉस इनकम बोलिए, उसमें से माइनस होता था कुल खर्च कितना, आखिर टोटल एक्सपेंसेस हुआ, उसके बाद निकलता था नेट इनकम। यहाँ कुल खर्च में सरकार क्या क्या घटाती थी, इसे ध्यान दे करके नोट कीजिए और इसे समझिए, क्योंकि
कुल खर्च में आपको ये पता चलना चाहिए कि वो कौन कौन सी खर्च होगी जिससे माइनस हुआ, क्योंकि नेट इनकम जो उसी पर डिपेंड करेगी। तो उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर जो था उसमें पहला था सरकार को दिया जाने वाला लगान, यानी जो टैक्स होता था, और टैक्स के साथ साथ उसमें जो नीचे शेष प्लस करते हैं वह दोनों मिला करके वह हुआ सरकार को दिया जाने वाला टैक्स। कृषि पर लगने वाला इनकम टैक्स, सिंचाई और बांधों के रखरखाव का खर्च, और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह और प्रबंधन का खर्च, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो कुल आय का 5% से 15% तक काटा जाता था। तो यहाँ पर जो है उस समय में कृषि पर लगने वाला इनकम टैक्स भी दिया है, राइट। यह सब घटाने के बाद जो रकम बचती थी उसे ही बोला जाता था नेट इनकम, यानी उसका नेट इनकम कितना बचा, इनके हाथ में कितना था, आना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं जब नेट इनकम निकल गई तो मुआवजे की दर और उसका भुगतान का तरीका क्या था। शुद्ध आय निकलने के बाद मुआवजा देने की बारी आई, लेकिन सरकार ने सबको एक बराबर मुआवजा नहीं दिया। यहाँ सरकार ने स्लाइडिंग स्केल यानी प्रोग्रेसिव नीति अपनाई। प्रोग्रेसिव पॉलिसी को आने के कारण होगा कि स्लाइडिंग स्केल यानी प्रोग्रेसिव पॉलिसी, ताकि सरकार यह देख सके कि मुआवजा किस किस तरह दिया जाना चाहिए या किनको सही होना चाहिए, ऐसा ना कोई छूट जाए, ऐसा ना कोई कुछ ही लोगों को मिले। इसका मतलब भी था कि छोटे ज़मींदार जो थे उनकी शुद्ध आय का 15 गुना तक मुआवजा दिया गया ताकि उनके साथ अन्याय न हो। तो ये जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी जो आई, इसीलिए सबसे खास करके उसमें फ़ायदा हुआ जो पिछले भाग में रह गए। तो पिछले भाग में कौन रह गए, तो पिछले भाग मतलब जो छोटे ज़मींदार थे जिनकी इनकम भी कम होगी, उनका ग्रॉस इनकम भी कम होगा, नेट इनकम भी कम होगा। तो उसके कारण उनको क्या किया, तो उन्हीं को शुद्ध आय का 15 गुना तक मुआवजा दिया गया ताकि इनके साथ अन्याय न हो। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको नोट करने के लिए कि शुद्ध आय का 15 गुना मुआवजा किनको दिया गया, छोटे ज़मींदार को। लेकिन बहुत बड़े ज़मींदार थे जैसे कि दरभंगा महाराज या हथुआ महाराज, उन्हें उनकी शुद्ध आय का केवल 3 गुना ही मुआवजा दिया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे। उनको बहुत बड़े बड़े एरिया तक कई जिला परगना जो है उनके अंडर में था। अब सवाल है कि यह भुगतान कैसे हुआ। यह भी आपके मन में होगा कि यदि छोटे ज़मींदार को 15 गुना दिया गया, बड़े ज़मींदार को 3 ही गुना मुआवजा मिला, तो आखिर ये मुआवजा दिया कैसे गया। सरकार के पास उस समय इतना कैश नहीं था, अरबों रुपये तुरंत दे दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए कानून के तहत यह मुआवजा नगद, कैश या 40 साल के रिडीमेबल बॉन्ड्स के रूप में दिया गया, जिस पर सरकार सालाना 2.5% का ब्याज भी देती थी। इस पूरी लिस्ट को मुआवजा निर्धारण रोल यानी कंपनसेशन असेसमेंट रूल कहा जाता था। तो अब आपको ये समझ में आ गई कि उस समय लगान का बढ़ने का तरीका क्या था, कैलकुलेशन क्या था, और जो कंपनसेशन होता था वो भी देने का क्या फॉर्मूला था राजा महाराज धीराज के समय में, राइट। और बोले तो जमींदारी प्रथा के समय में। तो दोस्तों, यह था बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत मुआवजे और दावों का पूरा कानूनी ढांचा। इस प्रोग्रेसिव मुआवजे की प्रणाली ने बिहार में बड़े भूस्वामी के आर्थिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही हमारी इस अधिनियम के 3 भागों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसके बाद बिहार में जमीनों की अधिकतम सीमा तय करने के लिए बिहार भूमि सीलिंग कानून 1981 लाया गया। लेकिन उसके साथ 3 सीरीज के बाद मैं एक और वीडियो आपको डालूंगा जो इसी का है, राइट। तो उसके बाद मैं लाऊंगा आपको बिहार भूमि सीलिंग कानून को। तो बिहार भूमि सीलिंग कानून को लाने से पहले आप नेक्स्ट वीडियो जो है उसे भी देख लीजिएगा, एक और वीडियो बचा है। अगर आपको ये लीगल जानकारी पसंद आई है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो इस वीडियो को लाइक करें, आप अपने लॉ स्टूडेंट और वकीलों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह शिक्षाप्रद वीडियो है। एक लीगल जानकारी आपको कंटेंट बेस से मिल रही है जो कि स्क्रीन पर टेक्स्ट भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ जो रहेगा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पे है, और वो लास्ट हो जाएगा। 3 सीरीज यहाँ समाप्त हो गई। जय हिंद, धन्यवाद।